हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? 11वीं क्लास हिंदी मीडियम के 11वीं क्लास के अंदर हम गणितीय सूत्र व भौतिकीय सूत्रों की स्थापना कर रहे हैं या बता रहे हैं आप लोगों को। तो इसके अंदर हमने 3 वीडियो आपको पहले से बना करके दे दिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आपको बीजगणित से संबंधित बताया था, पार्ट 2 में त्रिकोणमिति से संबंधित, तो पार्ट 3 में अवकलन से संबंधित। आज हम पार्ट 4 की बात करेंगे जिसमें पढ़ेंगे समाकलन। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, समाकलन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल क्यूट चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर, मैं अमित गर्ग। स्टार्ट करते हैं समाकलन। हेडिंग डाल दीजिए आप, समाकलन। अवकलन के प्रतिलोम प्रक्रिया समाकलन कहलाती। अवकलन के प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समाकलन कहलाती। यानी कि अवकलन का उल्टा करना। हम ये देखिए कि हमने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था, यदि कोई फलन हमारे पास में y बराबर fx है तो इसका जो अवकलन होता है वो dy/dx बराबर f'(x). मान लीजिए ये इसका अवकलन आया। अब यदि हमें इसका समाकलन प्राप्त करना है तो हम समाकलन का क्या सूत्र बनाएंगे? समाकलन को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे कि समाकलन करना है तो समाकलन को इस तरह के चिन्ह से आप प्रदर्शित करोगे। पहली बात, हमें समाकलन करना है dy/dx का, और किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो हमारा फलन लौट करके आ जाएगा, यानी कि क्या मान आ जाएगा? fx, और +1 लगा देंगे हम c का मतलब होगा अचर मान। अब देखिए समझते हैं कैसे। तो समाकलन को प्रदर्शित करने का तरीका, पहली बात तो हम यही देख लेते हैं, y dx होगा। इसका मतलब होगा y का x के सापेक्ष समाकलन। पढ़ेंगे कैसे बच्चों? y का x के सापेक्ष समाकलन। यहाँ y x का फलन है या x में फलन है। यहाँ y x का फलन है, तभी तो x के सापेक्ष याद करेंगे। तो समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत हो गए। पूरे को हम बोलते हैं कलन या कैलकुलस। तो समाकलन का मतलब क्या होगा? जोड़ना। समाकलन का मतलब क्या हो गया? जोड़ना, सीधे से। अब आप बोलेंगे कि सर जोड़ना तो बहुत आसान है, 1 + 2। नहीं, 1 + 2 तो 3 होता है, लेकिन 1 और 2 के बीच में मान लीजिए कि असंख्य संख्याएं आ रही हैं। 1 + 1.00001 प्लस ऐसे ही करके असंख्य संख्याएं यदि 1 और 2 के बीच में आ रही हैं तो आप उसका अध्ययन कैसे करोगे? कैसे जोड़ोगे? मुझे बताइए। आप नहीं जोड़ सकते। तो इसको जोड़ने के लिए एक अलग से गणित तैयार किया गया है। उसी गणित का नाम हम देते हैं समाकलन। तो इसी गणित को हम क्या बोलेंगे बच्चों? समाकलन। तो समाकलन गणित एक ऐसा गणित है जिसके अंदर हम अनंत श्रेणियों का योगफल ज्ञात करते हैं। जिसके अंदर क्या ज्ञात करते हैं? हम अनंत पदों वाली श्रेणी का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं। या किसी वक्र का हम क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो किसी वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वक्र का क्षेत्रफल तो हमने 9th-10th क्लास में भी ज्ञात किया था। तो आपने ऐसे वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात किया था जो कि पूरी तरह से कैसे थे? एक सी ही आकृति के थे, जैसे वर्ग था, आयत था, वृत्त था। तो इनके क्षेत्रफल तो आप लोगों को सिखा दिए गए हैं। लेकिन यदि वक्र की सममितता दे रखी हो, मान लीजिए कि इस तरह से, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तब हम नहीं कर पाएंगे अपनी 10वीं क्लास की विधि से। तो इसलिए हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? समाकलन का। तो समाकलन 2 प्रकार के होते हैं, पहला अनिश्चित समाकलन और दूसरा निश्चित समाकलन। ये नोट कर लिया आपने। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं समाकलन के प्रकार। समाकलन के प्रकार। 2 प्रकार के होंगे, अनिश्चित
दूसरा आएगा आपका निश्चित। पहला हमने लिख लिया अनिश्चित समाकलन और दूसरा क्या लिख लिया हमने, निश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन की बात करें, ऐसा है कि जिसमें जोड़ ज्ञात करने पड़े हमें, लगातार जोड़ते जाइए। तो जोड़ने में हम अंत में जब समाकलन कर लेंगे तो उसके बाद में एक अचर राशि रखेंगे यानी कि सी। भाई जोड़ रहे हैं तो लगातार जोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मान उसका नियत बच जाएगा, उस नियत मान को लिखना जरूरी होता है। तो इनमें हम क्या करते हैं, समाकलन करने के पश्चात जैसे कि y dx हमें ज्ञात करना है, तो इसका समाकलन हमने मान लिया कि समाकलन मान लीजिए कि आ जाता है fx आ गया और प्लस लास्ट में क्या जोड़ देंगे, हम c जोड़ देंगे। तो हम इसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अनिश्चित समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। लेकिन उसको करने से पहले हमें कुछ फलनों के समाकलन जो कि पहले से ही दे रखे हैं उनको हमें याद करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, वैज्ञानिकों ने पहले से ही निकाल करके भिन्न भिन्न फलनों के समाकलन आपको डायरेक्ट याद करने के लिए दे दिए हैं, तो आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ फलनों के समाकलन यहाँ पर हम लिख रहे हैं, कुछ मानक फलनों के समाकलन जिनकी हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहला है जीरो का समाकलन। जीरो का समाकलन यदि x के सापेक्ष निकालें तो आंसर आएगा c। अचर राशि प्राप्त होगी हमें, क्योंकि c का अवकलन कितना होता है, 0। तो अवकलन के विपरीत प्रक्रिया होगी, बिल्कुल ऐसे याद करने का तरीका। दूसरा, यदि हम x की घात n का समाकलन ज्ञात करें तो x की घात n का समाकलन आएगा x की घात n+1 बटे n+1 प्लस हम क्या लगा देंगे, c। लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला n बराबर 1 के लिए -1 के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि -1 के लिए यदि आप लगाओगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, x की घात 0 नीचे भी 0 आ जाएगा, तो भाग में भी 0 आएगा तो अनंत प्राप्त होगा। तो x की घात -1 के लिए अलग से समाकलन दिया जाता है। यदि x की घात -1 dx हो, या हम इसको लिख सकते हैं 1/x, तो 1/x का समाकलन x के सापेक्ष होता है log e x, क्योंकि log x का अवकलन क्या होता था, 1/x। तो इसीलिए 1/x का समाकलन क्या बन गया, log x। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए नंबर 4 पर हमें sin x का समाकलन ज्ञात करना हो, तो sin x का समाकलन आएगा -cos x + c। अब मान लीजिए कि हमें cos x का समाकलन ज्ञात करना हो, तो cos x का समाकलन हम लेंगे sin x + c, sin x + c। नंबर 6 पर मान लीजिए कि e की घात x का समाकलन करना हो, तो इसको e की घात x ही लिखेंगे प्लस कांस्टेंट c। नंबर 7 पर बहुत सारे हैं, यदि हमें मान लीजिए कि tan x का समाकलन ज्ञात करना हो तो हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो कुल मिलाकर के ये है कि फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर हमें ज़्यादातर इन्हीं समाकलनों की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जब आप गणित पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो मैथमेटिक्स में आपको 30-40 सूत्र पहले से ही लिखाए जाते हैं, तब जा कर के समाकलन प्रारंभ किया जाता है। लेकिन भौतिक विज्ञान के अंदर हमें इतने की ज़रूरत पड़ेगी। 1-2 और लिख लो, लिखना चाहो तो, जैसे 1/√1 - x², जो मैंने आपको बताया था sin इनवर्स x का होता है, तो sin इनवर्स x + c। ऐसे cos इनवर्स उल्टे हो जाएंगे, जो अवकलन होगा उसके विपरीत प्रक्रिया होगी, यानी कि प्रतिलोम प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप, ये सारा कर लिया सभी ने, हटा दें। अब ये देखते हैं कि हम फलनों के समाकलन ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। हमें ज़्यादातर फिजिक्स के अंदर बीजगणित के समाकलन प्राप्त होते हैं। तो बीजगणित के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि x की घात n का सूत्र मैंने आपको लिखाया है। मान लीजिए कि हम प्रश्न करते हैं कि हमें x² का समाकलन चाहिए, x² का समाकलन x के सापेक्ष कितना होगा, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, x की घात 2 + 1/2 + 1 प्लस क्या लगा देंगे, c, अचर राशि, यानी कि मान कितना आ जाएगा, x की घात 3/3 प्लस c। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा आ जाता है
कि घात को 1 बढ़ा करके उसी का भाग लगा दीजिए, आप आराम से आपका उत्तर आ जाएगा। मान लो कि आपको 1/x² का समाकलन ज्ञात करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के अंदर, बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो 1/x² का समाकलन चाहिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको? x की घात -2 बना लीजिए, x की घात -2 बनाओगे तो x की घात -2 + 1/-2 + 1, यही सूत्र लगाएंगे, n+1/n-1। तो कितना बनेगा? x की घात -1/-1 बराबर सॉल्व करेंगे तो -1/x + c, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अभी मान लीजिए कि अब हम नियम पढ़ते हैं, तो नियम जैसे कि हमने अवकलन के पढ़े थे उसी तरह से समाकलन के नियम यदि हम पढ़ें तो पहला नियम, यदि फलन y बराबर मान लीजिए k(f(x) हो, कोई अचर राशि हो, क्या हो? अचर राशि हो, यदि अचर गुणा में हो तो केवल फलन का समाकलन करते हैं। बिल्कुल अवकलन की तरह से, जैसे पिछली वीडियो में अवकलन में हुआ था कि यदि कोई अचर राशि फलन के गुणनफल में दे रखी हो तो केवल किसका समाकलन करेंगे? फलन का, और जो अचर राशि है वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रखी रहेगी, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स में ही ले लें हमें मान लो कि GM(m) या GM1m2/r² और dr, यानी कि हमें इसका अवकलन ज्ञात करना है, वो समाकलन सॉरी, यहाँ GM1m2 नियत है, यदि हमें पता है नियत है, तो अब हम इसका कैसे ज्ञात करेंगे? r के सापेक्ष r का समाकलन ज्ञात करना चाहते हैं, तो GM1m2 नियत है, उसको हम कहाँ लिख लेंगे? समाकलन के बाहर, उसको आप लोग समाकलन के बाहर लिख लेंगे, तो GM1m2 तो आ जाएगा समाकलन के बाहर, और 1/r² dr, इसका हमें समाकलन करना है। इसका समाकलन बच्चों अभी कितना आया था? अभी हमने बताया था आपको, r की घात -2 से कर सकते हैं, तो -2 से करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा? GM1m2 और -1/r, पूरा हल करेंगे, अभी अभी तुरंत बताया, आप सीख गए होंगे। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा GM1m2/r -GM1m2/r, तो इस तरह से करेंगे। अब यदि 2 या 2 से अधिक फलन जोड़ या अंतर में दिए हों, दूसरा नियम हम देखें, हटा दें जी, ठीक। अब मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक फलन जोड़ या अंतर में दिए हों, यानी कि इस तरह से दिया हो, y बराबर f(x) हो +-gx हो, 2 फलन दिए हो, तो दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे। दोनों फलनों का नंबर 2 डाल दो, इसको अलग अलग समाकलन करते हैं। दोनों फलनों का क्या करेंगे? अलग अलग समाकलन करेंगे। तो समाकलन यदि हमें ज्ञात करना है तो बराबर हम लिखेंगे समाकलन f(x) अलग और + समाकलन gx का अलग, दोनों का अलग, और प्लस जो c आएगा वो c लगा देंगे, लास्ट में लिख देंगे दोनों का मिलाकर के c। अब मान लीजिए कि इस तरह से आप सवाल करना चाहते हो, आपको समाकलन दिया 3x² + x का, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना। तो समाकलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले x² + x का देख लीजिए, तो x² dx अलग कर लिया पहले का, और दूसरे का हमने क्या किया? x dx अलग लिख लिया। अब x² का समाकलन कितना आएगा? x की घात 3/3 प्लस इसी तरह से इसका समाकलन x की घात 1 है तो कितनी बन जाएगी? 2/2 प्लस लास्ट में क्या लगा देंगे? हम c लगा देंगे। अभी मान लीजिए कि हमें समाकलन करना है, यदि इनके साथ में अचर राशियाँ और दे रखी होती है, ये 3 बन जाए, तो 3x² + 2x + 5, इसका समाकलन करना चाहते हैं पूरे का। तो पूरे का समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे? 3x² का अलग लिखेंगे सबसे पहले, फिर 2x का समाकलन अलग,
और फिर 5 का समाकलन अलग। तो तीनों को अलग अलग हमने समाकलन के रूप में लिख लिया। अब 3 बाहर रहेगा हमारा, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स की घात 3/3 प्लस 2 बाहर रहेगा, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 बाहर रहेगा, 1 dx का समाकलन कितना आएगा, x प्लस सी, प्लस कितना लगा देंगे हम c, क्योंकि खाली dx का समाकलन आप क्या लिखोगे, 1 dx मान करके, तो 1 dx का खाली कितना आ जाएगा, x। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 1 dx का समाकलन कितना आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा। 3 से 3 काट दीजिए तो ये एक्स क्यूब बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ये 5x बनेगा प्लस c हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम समाकलन करते हैं। अब भौतिक विज्ञान में कहाँ जरूरत पड़ती है समाकलन की, बहुत सारी भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जो समाकलन से ही प्राप्त होती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वेग और समय का गुणनफल विस्थापन या दूरी के बराबर होता है। अभी मान लीजिए कि हमें दे रखा है इस तरह से कि दूरी s बराबर समाकलन ये ज्ञात करना है 3t² प्लस 2t, ये समाकलन हमें dt के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो आप ज्ञात कर सकते हैं, दूरी s बराबर आएगा, यानी ये यदि वेग है और ये समय, तो इसके सापेक्ष समाकलन वेग के बराबर आ जाएगा। अब देखिए कि ये तो अनिश्चित समाकलन हो गया। अब नंबर 3, दो फलन यदि गुणनफल में दिए हों, यदि y बराबर fx गुणा gx दिया हो, यानी इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड भी अलग नियम से माने जाते हैं, अवकलन की तरह नहीं माने जाएंगे। तो इन फर्स्ट को भी हम आईलेट के अनुसार मानते हैं, ILAT के अनुसार। I का मतलब इनवर्स का मतलब प्रतिलोम फलन। इनवर्स का मतलब हम क्या बोलेंगे, प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन होते हैं ना, आपने देखे होंगे, जैसे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, ऐसे ही। L का मतलब होता है लॉग को कैसे लिखते हैं हम, इस तरह से LOG। ये A का मतलब एलजेब्रा यानी बीजगणित, और T का मतलब त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति, और A का मतलब एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकीय फलन। तो ये आइलेट के अनुसार अलग अलग फलन होते हैं, यानी कि पहला फलन यदि ये है तो दूसरा L होगा, और L यदि पहला है तो दूसरा A होगा। तो इसके अनुसार फर्स्ट और सेकंड फलन हम मानते हैं, ठीक है। ये इसमें ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि भौतिक विज्ञान में ज़्यादा ऐसा दिक्कत की बात नहीं आएगी आपके लिए, तो आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यानी आइलेट का उपयोग हम ज़्यादातर गणित के अंदर ही करेंगे, भौतिक विज्ञान के अंदर कोई सूत्र ऐसा नहीं होगा। तो अब अपन फर्स्ट सेकंड मान करके कैसे करेंगे इसका समाकलन। तो समाकलन होता है पहले फलन का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट माइनस पहले का अवकलन ddx ऑफ फर्स्ट गुणा दूसरे का समाकलन, और इस पूरे का जो उत्तर आएगा इसका होल समाकलन लेना है x के सापेक्ष। ये सूत्र आपका बन जाता है। क्या सूत्र आपका बन गया कि पहले का समाकलन माइनस फिर पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का पूरे का समाकलन। नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट से नोट कर लिए, कर लिया। पहला फलन कर लिया सभी बच्चों ने, दूसरे का समाकलन, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे के समाकलन का पूरा समाकलन। अब मैं आपको यहाँ से एक सवाल इस पर बता देता हूँ। मान लीजिए कि हमें इस तरह का सवाल दिया होता, यदि y बराबर x sin x होता, क्या दिया होता, x sin x। तो पहला फलन हम त्रिकोणमिति के अनुसार इसी को फर्स्ट मानेंगे और त्रिकोणमिति को सेकंड, आइलेट के अनुसार। तो पहला फलन ऐसा के ऐसे ही, पहला फलन क्या लिख देंगे एज इट इज, दूसरे का समाकलन यानी कि sin x का समाकलन लिखना, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर पूरा एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह,
पहले का अवकलन डी डी एक्स ऑफ 1 और गुणा दूसरे का समाकलन, ठीक है। और फिर इस पूरे का जो उत्तर आएगा उस पूरे का पुनः समाकलन करना पड़ेगा। अब देखिए जरा इसको, x साइन x का समाकलन कितना होगा माइनस कॉस x, साइन x का समाकलन कितना होगा माइनस कॉस x। बच्चों ये देखिए बिल्कुल सूत्र से देखिए, इस सूत्र को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये सूत्र हालांकि फिजिक्स के अंदर बहुत कम जरूरत पड़ने वाली है इस सूत्र की, पर यही है कि हमें ज़रूरी है, यदि नहीं याद होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। अब पहले का अवकलन x का अवकलन कितना होता है 1 गुणा साइन x का समाकलन कितना होता है माइनस कॉस x और dx, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद माइनस x कॉस x और माइनस समाकलन हमें करना है, माइनस को इधर ले जाइए तो प्लस बन जाएगा कॉस x, केवल कॉस x का समाकलन बच गया। ये उतार लिया सबने, हटा दूं इसको, ठीक। तो इसके बाद में कॉस x का समाकलन हम क्या लिखेंगे माइनस एक्स कॉस x, और कॉस x का समाकलन आएगा साइन x, प्लस लास्ट में लगा देंगे c। तो इस तरह से हम गुणा वाले समाकलन आसानी से कर सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये हटा दें, हो गया सभी बच्चों का, ठीक। हेडिंग लगाइए निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन में आपको एक लिमिट दी होगी कि हमें यहाँ से यहाँ तक का समाकलन करना है। तो मान लीजिए कि इस तरह से लिमिट दी है a से लेकर के b तक और y dx। तो सबसे पहले तो इसका समाकलन कर लेना जैसे करते हैं। तो मान लीजिए समाकलन हमारा कितना आ गया fx, फिर उसके बाद में हम लिमिट लगाते हैं a से b। यहाँ यदि x के सापेक्ष है तो ये x बराबर a हो गई, इसको हम बोलेंगे निम्न सीमा, निम्न सीमा। और x बराबर b को हम बोलेंगे उच्च सीमा, x बराबर b को क्या बोलेंगे बच्चों उच्च सीमा। तो अब निम्न सीमा और उच्च सीमा का इसमें मान लगाएंगे। तो मान रखते समय कैसे रखेंगे, f का मान b पर कितना आ रहा है माइनस f का मान a पर कितना आ रहा है, f का मान b पर और f का मान a पर कितना प्राप्त हो रहा है, वो हमारा उत्तर आ जाएगा निकल करके। तो इस तरह से हम करते हैं निश्चित समाकलन। अब देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि हमें एक सवाल दिया है कि आपको 0 से लेकर के 2 तक की सीमा दे रखी है और 3x² dx, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना। तो करते हैं जरा, देखते हैं करके। तो समाकलन के लिए हम क्या करेंगे, 3 हमारा ऐसा कैसे, x² का समाकलन हम कितना लिखेंगे x की घात 3/3, और फिर हम बड़ा ब्रैकेट लगा करके लिमिट लगा देंगे 0 से 2। आसान है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। 3 से 3 काट देंगे तो हमारे पास में बचेगा x की घात 3 0 से लेकर के 2 तक। अब लिमिट लगाइए, x की जगह 2 तो 2 की घात 3, फिर माइनस का चिन्ह, x की जगह 0, 0 की घात 3 बराबर कितना आ जाएगा 8 - 0 बराबर हम क्या लिखेंगे 8। तो इस तरह से हम उत्तर निकाल लेते हैं। अब एक आप करके बताइए, मान लीजिए कि समाकलन 0 से π/2 दिया है और cos x का समाकलन ज्ञात करना हमें। तो हम cos x का समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, cos x का समाकलन हमें पता है sin x होता है, sin x लिख दीजिए, लिमिट लगा दीजिए 0 से π/2। अब लिमिट अप्लाई करिए इस पर, तो अप्लाइड करोगे तो sin π/2 माइनस साइन 0 आ जाएगा। साइन π/2 का मतलब साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1 और 0 का मान 0। तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 1। ये नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट से कर लिया, हटा दें। चलिए अब वापस से मैं मान लीजिए कि इस सवाल पे आ जाता हूँ कि हमें फिजिक्स के अंदर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि
अनंत से लेकर के आर तक, अनंत से लेकर के आर तक, और के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर डी आर, इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है। जरूरत पड़ती है हमें इस तरह के समाकलन की, या इसी तरह की इक्वेशन बनती है ऐसे, देखिए जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर डी आर, ये भी हमारे 11वीं की फिजिक्स में, 11वीं क्लास की में, ये 12वीं की फिजिक्स में। तो हम इनको कैसे करें, तो इसको कर लो चाहे इसको कर लो, बात तो बराबर है। जी M1 M2 तो नियत है, इसको हम कहाँ लिख लेंगे, समाकलन के बाहर। तो इसको तो हमने समाकलन के बाहर लिख लिया। अब आ गया हमारा अनंत से लेकर के आर तक, 1/r स्क्वायर का हमें समाकलन ज्ञात करना है। 1/r स्क्वायर का आर के सापेक्ष समाकलन आपको हमने बताया था, -1/r निकलता है सूत्र से, अभी अभी सिखाया था। तो जी M1 M2 ये आ जाएगा -1/r, लिमिट लगा देंगे हम अनंत से r तक। तो हमारा उत्तर आएगा जी M1 M2 माइनस आगे लिख लेंगे 1/r, और लिमिट लगेगी अनंत से लेकर के r तक। अब हम सीमा लगा देंगे अपनी, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो -जी M1 M2 और वैल्यू लगाएंगे 1/r माइनस 1/अनंत। 1/अनंत का मान कितना होता है, 0। तो हम क्या लिख देंगे, जी M1 M2 इंटू 1/r माइनस 0। तो हमारा उत्तर क्या बचेगा, -जी M1 M2 बटे r। ये उत्तर हमारा इस तरह से आ गया। तो इस तरह से हमें समाकलन की जरूरत पड़ेगी। अब आपका जो गति वाला अध्याय है उसमें भी आपको समाकलन की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसमें भी पड़ेगी। तो इस वजह से हम समाकलन को पढ़ रहे हैं, इसी वजह से तो हम पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसको। अभी मान लीजिए कि हमें दे रखा है कि एक वस्तु का वेग v बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 1 मीटर पर सेकंड है। ये एक वस्तु का वेग दिया है, समय के सापेक्ष उसका वेग दिया है इतना। तो t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड तक कण द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए, दूरी s ज्ञात करिए। तो कण द्वारा तय की गई दूरी s ज्ञात करनी है हमें। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, वेग इंटू समय या चाल इंटू समय। तो हमें अब इसका समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हम गुणा वैसे तो कर नहीं सकते, कोई फायदा ही नहीं। तो हम s बराबर क्या लिखेंगे, समाकलन v इंटू dt, यानी कि v का t के सापेक्ष समाकलन। तो समाकलन करते हैं, v का मान रख दीजिए, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 से 2s 2 सेकंड तक। तो 0 से 2 सेकंड तक, क्योंकि समय की लिमिट है। तो 3t² प्लस 2t प्लस 1 और इंटू dt, ये हम यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व आप अलग अलग कर सकते हो या पूरा इकट्ठा सॉल्व करके उसके बाद में लिमिट अप्लाई कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे। अलग अलग करेंगे तो आपको देखिए 3t² का 3t³ बटे क्यूब लिखना पड़ेगा, और लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से 2 तक। फिर 2t का करोगे तो 2t² बटे 2 लिखना पड़ेगा, लिमिट लगाओगे 0 से 2 तक। फिर 1 का कितना होता है, t की लिमिट लगाओगे आप 0 से 2 तक। या तो ऐसे लिखो अलग अलग, तो अलग अलग बढ़िया रहता है, अलग अलग करते जाओ, जिससे लोड भी नहीं पड़ेगा, आसानी से आपका आंसर भी निकल आएगा। नहीं तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद में ये देखिए बच्चों, 3 से 3 काट दें, 2 से 2 काट दीजिए। तो यहाँ पर s बराबर कितना आ जाएगा, t³, और इसकी लिमिट आएगी 0 से 2, फिर t² लिमिट 0 से 2, फिर t और लिमिट 0 से 2। अब लिमिटों को हल कर लीजिए। तो 2 की घात 3 माइनस 0 यानी 8 माइनस 0 बनेगा, प्लस दूसरा क्या बनेगा, 2 की घात 2 यानी 4 माइनस 0, प्लस तीसरा क्या बनेगा, 2 माइनस 0। तो टोटल उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 8 प्लस 4 प्लस 2 बराबर 14। टोटल उत्तर हमारा कितना आ गया, 14 उत्तर आ गया। तो इस तरह से हम आसानी से इनको कर सकते हैं। बड़ा आसान है, आप लोग बिना चिंता के, बिना झिझक के आराम से करिए। हमारे चैनल को पूरी अच्छी तरह से सारे वीडियोज को देखते रहिए, आराम से आपके सारे काम हो जाएंगे। लगातार हम वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
हटा दिया जाए पूरा। ठीक, पूरा इरेज कर रहा हूं मैं, आप पॉज करके नोट करते जाना। रामचंद्र, चलिए ये नोट हो। अब ये देखो कि समाकलन का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। जिस तरह से हमने अवकलन का पढ़ा था, ऐसी समाकलन का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। तो हम बात करते हैं समाकलन का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ क्या बनेगा समाकलन। तो ये देखो कि मान लीजिए कि यदि कोई फलन y बराबर एफ एक्स है और इस फलन का हम ग्राफ खींचे, तो ग्राफ हमें y और x में इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। y और x में इस तरह से प्राप्त हो रहा है। एक सममित ग्राफ यदि प्राप्त हो, कैसा ग्राफ प्राप्त हो, सममित। सममितता आनी चाहिए उस ग्राफ के अंदर। तो जब हमें सममित ग्राफ प्राप्त हो तो उस स्थिति में हम क्या करें कि इस पर एक अल्पांश पट्टी ले लें, बहुत पतली पट्टी, बहुत कम चौड़ाई की, dx चौड़ाई की बहुत छोटी पट्टी, जिसकी चौड़ाई कितनी हो, dx हो। dx क्या मतलब छोटी 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 चौड़ाई की। और इस चौड़ाई पर इसकी जो ऊंचाई है वो सब जगह कैसी रहे, समान, यानी y के बराबर ही रहे। ये लगभग लगभग समान मान लिया हमने। तो इस जो पट्टी का क्षेत्रफल आएगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। ये हमारे ABCD एक पट्टी बन गई और इस ABCD पट्टी का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, यानी कि y गुणा dx, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसी तरह की इसमें हजारों लाखों पट्टियां बना सकते हैं अपन अलग अलग जगह पर। तो हजारों लाखों पट्टियों का योगफल इस वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा क्या, नहीं। लेकिन यदि यहां पर हमको दिया जाए कि x बराबर a से और x बराबर b तक परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम क्या करें कि इस तरह की पट्टी हजारों लाखों बना करके a से b के बीच में क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो सीधा सीधा सा मतलब होता है कि वक्र का समाकलन उस वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा समाकलन a से b y dx। कितना लिख देंगे, समाकलन a से b y dx। किसी वक्र का क्षेत्रफल उस वक्र के समाकलन के तुल्य होता है। ऐसे ही मान लीजिए कि हम यदि भौतिक विज्ञान में आ जाएं और वेग और समय में यदि वक्र हमारा आ रहा हो, यदि वेग और समय में मान लीजिए कि इस तरह का वक्र हमें प्राप्त हो रहा हो, ठीक है जी, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक a तक जा रहा है। तो इस वक्र का जो क्षेत्रफल आएगा समय अक्ष के सापेक्ष, वो इसके किसके बराबर होगा, दूरी के बराबर होगा, क्योंकि वेग इंटू समय क्या होती है, दूरी होती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, दूरी के बराबर होगा। तो दूरी s बराबर आ जाती है वेग समय वक्र का क्षेत्रफल। अब 0 से लेकर के t तक ले लीजिए, या यहाँ तक भी लेना है आपको, वहाँ तक अपन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि दूरी बराबर होता है वेग समय वक्र का क्षेत्रफल। अब ऐसे ही वेग बराबर हो जाएगा क्या, त्वरण समय वक्र का क्षेत्रफल, क्योंकि त्वरण और समय का गुणनफल किसके बराबर होता है बच्चों, बताइए, वेग के बराबर। तो ये दो सूत्र जहां से निकल रहे हैं, यानी कि कई भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो समाकलन से हमें प्राप्त हो रही हैं। कई भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो समाकलन से प्राप्त हो रही हैं। ऐसी बहुत सारे कार्य हैं फिजिक्स के अंदर, ये दो बताए मैंने आपको, हटा रहा हूं मैं इसको, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, पॉज करके नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। अब ये देखिए कि मान लीजिए कि हमें ये ग्राफ दिया हो, किसमें, दाब और आयतन में ग्राफ दिया हो, ये आयतन दिया हो और ये दाब दिया हो। दाब और आयतन में ग्राफ कैसे भी दे दे हो, इस तरह से दिया हो चाहे कैसे भी दे दे, तो इस वक्र का क्षेत्रफल V1 से V2, यदि आयतन V1 से V2 परिवर्तित हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वही एक अल्पांश पट्टी लेंगे, अल्पांश पट्टी dV की मान ली हमने,
तो इस वक्र का जो क्षेत्रफल आएगा वो दाब गुणा आयतन क्या होता है, कार्य के बराबर। तो कार्य W बराबर आ जाएगा हमारा P इंटू डी वी। पी डी वी आएगा इस पट्टी का क्षेत्रफल। तो इस तरह की हजारों पट्टी बना सकते हैं V1 से V2। तो ये हमने निकाल लिया कार्य। तो ऐसे हम फिजिक्स के अंदर बहुत सारी भौतिक राशियां ज्ञात करेंगे जिनमें हमें समाकलन करके ही वो ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो किसी वक्र का क्षेत्रफल उसके समाकलन के तुल्य होता है। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फटाफट से नोट करिए आप लोग। कर लिया सभी बच्चों ने? हटा दें? ठीक। तो इस तरह से हमें फिजिक्स के अंदर इनकी जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए कि एक करते हैं एक सवाल, देखिए कि यदि बल F बराबर माइनस के एक्स, बल F बराबर माइनस के एक्स हो तो x बराबर 0 से x बराबर 2 मीटर तक, 2 मीटर तक का कार्य ज्ञात करें। ये दे दिया जाए हमें, कार्य ज्ञात करें। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, यानी बल और विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल कार्य के बराबर होगा। यहां भी गुणा आ जाए, यहां भी गुणा आ जाए, समाकलन कर देना आंख बंद करके। तो कार्य W बराबर क्या होगा, बल और विस्थापन का क्षेत्र, बल और विस्थापन का गुणनफल, यानी बल और विस्थापन का समाकलन। 0 से कहां तक लेना है, 2 तक। आ गया क्या नहीं हाल? तो आसानी से करिए अब आप लोग। तो W बराबर 0 से 2 और माइनस के एक्स डी एक्स, बहुत आसान है। तो W बराबर माइनस के आगे ले लीजिए और केवल आपको समाकलन करना है x का। के आगे क्यों लिया, क्योंकि के अचर राशि है इस वजह से। तो W बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस के x का समाकलन x²/2। लिमिट लगा देंगे अब आप 0 से लेकर के 2 तक। तो W बराबर आ जाएगी माइनस के 2 आगे लिख लिया, 2 दूनी 4 माइनस 0, या W बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2 से 2 काट दीजिए तो माइनस के 2k। इतना कार्य आ गया। तो ऐसे ज्ञात करना है। इसी तरह से जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे उस हिसाब से सारी चीज़ें हम करते चले जाएंगे। इसके अंतर्गत आप इसको नोट कर लीजिए, पूरा नोट करिए फटाफट। कर लिया सभी बच्चों ने? हटा दें? ठीक, हटाओ इसको जहां से। चलिए, समाकलन के बाद में एक और हमें प्रक्रिया पढ़नी है जिसको हम कहेंगे ग्राफ। तो ग्राफ हम कैसे बनाएं? तो ग्राफ बनाने के लिए हमारा एक ग्राफ का विधि है, दूसरा है। अब ये देखो कि समाकलन में एक चीज और आ जाती है कभी कभी, औसत मान कैसे ज्ञात करते हैं हम। औसत मान ज्ञात करने के लिए जब आप पढ़ेंगे तभी आपको बता देंगे, क्योंकि अभी से उसका कोई सेंस है नहीं। जब मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा 12th क्लास के अंदर और भी कई सारे टॉपिक हैं उनमें बता दूंगा तो वो बड़ा आसान होता है। लेकिन फिर भी आप निकालना चाहो कि किसी भी फलन का हम औसत मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फलन का उस बिंदु से बिंदु तक का समाकलन करिए और उसमें कितने बिंदु हैं या कितने नंबर संख्या में दे रखे हैं उनका भाग लगा दीजिए। तो वही सूत्र वही होता है, बस केवल समाकलन से हमें उसको ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्राफ की। ग्राफ हेडिंग लगा लीजिए नया कि ग्राफ हम कैसे ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, बिना इसके हम ना तो गति और ना दूसरे अध्याय उनका अध्ययन नहीं कर सकते। तो ग्राफ में सबसे पहले हमारा आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश बनाना आना चाहिए आपको, यानी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो चतुर्थांश में ये देखिए 4 भाग कर लेते हैं इसके। इसको तो बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा, ये तीसरा
और ये चौथा, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ। सबसे पहले बिंदु, इस पर बिंदु लगाना आना चाहिए। तो यहाँ पर यदि बिंदु है तो वो दोनों ही प्लस प्लस होंगे। बिंदु को हम क्या कहते हैं, एक्स कॉमा वाई। यहाँ दोनों बिंदु कैसे होंगे, देख लीजिए मान, ये तो x का धनात्मक मान होता है, इधर x का ऋणात्मक मान होता है, प्लस x होता है, इधर माइनस x होता है, यहाँ पर प्लस y होता है आपका, यहाँ माइनस y होता है। ये सारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ करके आए। तो यहाँ तो माइनस x आ गया और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ऐसे लिख लो, इनको आसान लगेगा आपको, प्लस कोमा प्लस, ये माइनस कोमा प्लस, और ये दोनों के दोनों माइनस। और ये कितना आएगा बच्चों, इसमें x का तो मान आ रहा है प्लस और y का मान आ रहा है माइनस। तो ये हमारे निर्देशांक बन गए कि यदि हमें बिंदु प्रदर्शित करने, हमसे पूछा जाए कि 3 2 किस चतुर्थांश में होगा, तो हम क्या उत्तर देंगे, सर पहले में होगा। -3 और 2 किस में होगा, हम क्या उत्तर देंगे कि सर दूसरे में होगा। -3 और -2 किस में होगा, तो आप क्या उत्तर दोगे, तीसरे में होगा। हम बोलेंगे 3 - 2 किस में होगा, तो आप क्या उत्तर दोगे, चौथे में होगा। तो बिंदु ग्राफ में तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है जी, बिंदु प्रदर्शित करना। अभी बिंदु प्रदर्शित करने में हमको एक चीज़ देखनी पड़ती है कि जैसे कि अब देखिए 12th और 11th क्लास में क्या करना पड़ता है। 12th और 11th क्लास थोड़ी 10वीं क्लास से डिफरेंट है। इसमें आपको ग्राफ नहीं, पेपर नहीं मिलेगा। हमें नोट्स बुक में या एग्ज़ाम में जो हम लिखते हैं उसी में बनाना पड़ेगा। तो उसमें बनाने के लिए आपको उसमें जो गैप होते हैं 1-1 सेंटीमीटर के, वो नहीं दिए जाते। तो यहाँ पर जो पैमाना है, पैमाना आपको क्या करना है, अंदाज से यहाँ पर लिखना है। पैमाना तो करेक्ट लिखेंगे वहाँ, मतलब यहाँ पर आपको अंदाज से अपने कॉलम सेट करने 1-1 सेंटीमीटर के अंदाज से, ये ध्यान रखना। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम 3-2 बिंदु को शो करना चाहते हैं, 3 और 2 को, ठीक है जी। तो x का मान 3 है और y का मान 2 है। तो अब 3-2 को मैंने वहाँ इतनी दूर शो कर दिया, तो आप यहाँ पर अनुमान लगाएंगे कि 1 2 और 3, ये हो गया 3। ऐसे ही यहाँ पर 1 और ये 2, तो ये हमारा मान आना चाहिए इस जगह पर। कहाँ आना चाहिए, इस जगह पर। तो 3-2 बिंदु कहाँ पर होगा, ऐसे हम लिखेंगे। यानी कि आपको जो उत्तर लिखना है वो तरीके से लिखना है। ऐसे नहीं है कि 3-2 आप यहाँ पर बनाए, यहाँ बना दें 3-2, आपको तरीके से बनाना पड़ेगा। ये चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है 11th-12th क्लास के अंदर। ऐसा नहीं हो कोई बच्चा कहीं भी कोई भी पॉइंट डाल दे, क्योंकि मान लीजिए ग्राफ तो दिया नहीं, आप कहीं ग्राफ तो था नहीं सर, लेकिन आपका जो आइडिया है अप्रोक्सीमेट तो सही बैठना चाहिए कि नहीं, कि एक्स एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा है, वाई एक्सिस की वैल्यू कम है, ये मान यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये 2 है, और आप उल्टा लिख देते हो, यहाँ 3-2 ले लेते हो, तो वाई तो ज़्यादा ले लिया आपने, एक्स कम लिया। तो ये बिंदु ग्राफ बनाते समय या कोई सा भी ग्राफ बनाते समय आप ध्यान रखेंगे। अब मैं इसको पूरे को हटा रहा हूँ। नंबर ए हो गया हमारा, नंबर 1। अब नंबर 2 की बात करेंगे। 2 में आते हैं लाइन ग्राफ। रेखा ग्राफ, रेखा कैसे बनाए नंबर 2 में। तो अब रेखा तो कई प्रकार की होंगी भाई, रेखा कई प्रकार की बनेंगी। सबसे पहले हम लेते हैं नियत रेखा। नियत रेखा होगी अक्षों से जाने वाली रेखा। जैसे कि मान लीजिए x बराबर a हो या x बराबर -a हो, ऐसे ही y बराबर b हो या y बराबर -b हो। तो इस तरह की रेखाएं बनेंगी कैसे। x बराबर a कौन सी रेखा होगी, जो रेखा कैसी होगी, y अक्ष के समांतर। ये कैसी होंगी, y अक्ष के समांतर रेखाएं बनेंगी। और यदि y बराबर b वाली रेखा हो तो ये x अक्ष के समांतर बनेंगे। ये कैसी होंगी, x अक्ष के समांतर बनेंगे। देखिए आप कैसे, ये मान लीजिए कि हमने अक्ष ले लिया अपने, ये x अक्ष हो गया, ये y और ये -x। अब x बराबर a, x बराबर a यही बिंदु होगा। तो इससे रेखा ऐसे तो जाएगी नहीं, इससे रेखा ऐसे ही जाएगी। तो ये रेखा कौन सी रेखा, ये किसको प्रदर्शित करेगी, x बराबर a को। ये हमारी रेखा आ गई, x बराबर a को प्रदर्शित करेगी। अब
x बराबर माइनस ए बनानी है तो ऐसे बनेगी, तो आ गया वाई अक्ष के समांतर। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रेखा कैसी होंगी, वाई अक्ष के समांतर बनती हैं। अभी मान लीजिए कि हमें y बराबर बी और y बराबर माइनस बी की बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, y बराबर बी ये बिंदु होगा, तो इस बिंदु से x अक्ष के समांतर रेखा बनेगी। ये बन गया हमारा y बराबर माइनस बी। अब y बराबर b प्लस, और y बराबर माइनस बी के लिए नीचे से बन जाएगी, तो ये माइनस बी होगी। अब फिजिक्स में कहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी, फिजिक्स में तो बहुत जरूरत है। देखिए कि ऐसे दिया हो, मान लीजिए कि आपको प्रश्न कि एक कण द्वारा तय की गई दूरी 2 है, 2 मीटर है। 2 मीटर का मतलब नियत है, 2 मीटर फिक्स है। तो दूरी समय वक्र बनाए, दूरी समय वक्र खींचे। दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचना है आपको। क्या दे दिया प्रश्न में, दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचना है, ये हटा दें। तो दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचना है। तो बच्चों आप ढंग से सुनना थोड़ा सा, जब भी कोई भी प्रश्न लिखा हो, जिसके बीच में ग्राफ पूछा हो, पहली चीज को हमें y मानना है y अक्ष पर, और दूसरे को हमें x अक्ष पर मानना है, ये ध्यान रखना बस आप लोग। तो दूरी को हम कहाँ मानेंगे, y अक्ष पर, समय को हम x अक्ष पर। अब जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न को लिखेंगे, 2 मीटर है प्रश्न में, इसको y लिख लेंगे, y बराबर 2, यानी ये ग्राफ कौन सा आ गया, y बराबर 2। y बराबर 2 ग्राफ कैसा होता है वो हमें पहले से पता होना चाहिए। हमने सीख रखा है कि x अक्ष के समांतर रेखा y बराबर 2 होती है। अब यहाँ दूरी और समय वक्र खींचना है हमें, तो दूरी और समय वक्र हमने ऐसे बना दिया, y अक्ष पर दूरी ले ली, समय अक्ष पर वो x अक्ष पर समय ले लिया। अब y बराबर 2 की लाइन खींचनी है, यानी कि ये आ गई हमारी लाइन, ये बन गया हमारा s बराबर 2 मीटर। ठीक, आंसर आ गया। बट इस आंसर को हम यहाँ पर सत्यता के साथ लिखेंगे, यानी कि समय जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होगा। तो जो नेगेटिव दूरी आ रही है उसको हमने हटा देंगे यहाँ से, यानी कि ऋणात्मक अक्ष पर ग्राफ नहीं बनेगा, तो नेगेटिव अक्ष को बिल्कुल ही साफ कर देंगे। तो दूरी और समय का वक्र कैसा आ गया हमारा, इस तरह का है। आसान। तो सीधा सीधा सा आपको क्या करना है, जिसके बीच में ग्राफ खींचना है उनको y और x अक्ष मान लीजिए। फिर जो सवाल दिया उस सवाल में y और x की वैल्यू रख के चेक करिए कि ग्राफ कौन सा बनना है, फिर उस ग्राफ को बनाइए, फिर सत्यता चेक करिए कि ये ऋणात्मक में आता भी है या नहीं आता, उस हिसाब से ग्राफ हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरी रेखा देखते हैं, नंबर बी। ये पहली रेखा होगी हमारी, इसको हटा रहे हैं हम, हट जा भाई हट जा। नंबर बी, सीधी रेखा हो, मान लीजिए y बराबर mx या y बराबर माइनस mx दी हो। mx का मतलब होता है अचर राशि, यहाँ कोई अचर मान लिखा हो, तो y बराबर mx कौन सी रेखा होगी, पहले और तीसरे चतुर्थांश से होकर के जाने वाली रेखा y बराबर mx बनेगी। ये x अक्ष हो गया आपका और ये y अक्ष हो गया, x अक्ष, और ये दूसरा y अक्ष। ये तो y के मान आ जाएंगे सारे और ये x के मान आ गए। y बराबर माइनस x, माइनस mx कौन सी रेखा होगी, दूसरे और चौथे चतुर्थांश से होकर के जाने वाली रेखा, y बराबर माइनस है। ये आ गई y बराबर माइनस mx। तो अब हमें ग्राफ बनाना, मान लीजिए अभी हमको देता है कि फिजिक्स के अंदर देखिए, भौतिक विज्ञान के अंदर मान लो आपको दूरी बराबर दे रखा है उसने 3t मीटर, तो st ग्राफ खींचे, s व t के मध्य ग्राफ बना है। बना के बताओ जरा, सिखाया था अभी आपको
ग्राफ का स्ट्रक्चर तो हमें पता चल गया, सीधी रेखा आएगी कहाँ से, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सीधी रेखा। तो कैसी बनती है जी, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होगी। ये हमें पता होना चाहिए पहले। यदि वो प्लस की है तो पहले चतुर्थांश और तीसरे से जाएगी, माइनस की है तो दूसरे और चौथे से जाएगी। तो अब ये हमें दे रखा है s बराबर 3t, तो s और t में ग्राफ खींचना। सबसे पहली बात, पहले कौन लिखा है s, बाद में कौन लिखा है t, तो s को कहाँ लेंगे y अक्ष पर और t को कहाँ लेंगे x अक्ष पर। अब क्या लिखेंगे, सवाल में क्या लिखा है 3t, तो इसको क्या लिखेंगे y बराबर 3x। तो कौन सी रेखा हो गई, y बराबर mx, तो y बराबर mx की रेखा हम बना देंगे। ये तो समय अक्ष ले लिया हमने, ये दूरी अक्ष ले लिया, और y बराबर mx रेखा बनती है इस तरह से, यानी कि ऐसा ग्राफ आएगा। परंतु अब ये दूरी समय वक्र है, तो दूरी तो ऋणात्मक होती नहीं है भैया, दूरी कहाँ से प्रारंभ होती है, जीरो से। दूरी कहाँ से प्रारंभ होती है, जीरो से। तो हम जो ऋणात्मक ग्राफ बनाया हमने, ये ऋणात्मक ग्राफ हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। यानी कि ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से प्रारंभ होगा। तो भाई देखिए कि इस तरह का ग्राफ जब भी हो, y बराबर mx या y बराबर माइनस एक्स, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y समानुपाती x हो, y समानुपाती कितना हो, x हो, बात बराबर है। तो ग्राफ हमारा मूल बिंदु से होकर जाने वाली सीधी रेखा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होगा, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सीधी रेखा प्राप्त होगा। अभी मान लीजिए कि हमें बल का सूत्र दिया जाता है F बराबर माइनस kx, ये प्रत्यानयन बल का सूत्र होता है फिजिक्स के अंदर। आपसे पूछा कि Fx वक्र खींचे, F डैश x वक्र खींचो, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, वही सिस्टम। F को हम कहाँ पर लेंगे बताइए, ये 18 में, F को हम कहाँ लेंगे, y अक्ष पर, पहला वही लिखा हुआ है, और x को हम x अक्ष पर। तो F को y अक्ष पर ले लीजिए और x को x अक्ष पर। अब अपना सवाल लिखेंगे, F की जगह y, माइनस के नियत है, ऐसा कैसे ही x, तो ये y बराबर माइनस के एक्स रेखा कैसी होती है, दूसरे और चौथे से होकर जाने वाली रेखा। अब ये आगे, अब यदि इसमें विस्थापन है, ये यहाँ पर x बराबर विस्थापन होता है, तो हम इसको ऐसे ही बना रहने देंगे। फिजिक्स में सत्यता का ध्यान जरूर रखना पड़ता है ना बेटा, आप आते जाओगे वैसे वैसे सीखते जाओगे कि कौन सी चीज़ ऋणात्मक धनात्मक दोनों ही होती हैं और कौन सी केवल धनात्मक होती हैं। तो इस तरह से हमने ये रेखा खींच ली, नंबर बी। अब नंबर सी रेखा का रूप लिखिए, यदि रेखा y बराबर mx प्लस सी हो या mx माइनस सी हो, तो प्लस माइनस mx हो, प्लस माइनस सी हो, चार तरह की रेखाएं बन सकती हैं। तो ये अंत्यखंड काटने वाली रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, अंत्यखंड काटने वाली रेखाएं। मान लीजिए कि एक रेखा ऐसे जा रही है अंत्यखंड काटते हुए, एक रेखा ऐसे अंत्यखंड काटते हुए जाए, तो अक्षों पर अंत्यखंड काटने वाली रेखा है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करें, तो इसको ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक ही नियम बताऊंगा सभी रेखाओं के लिए। चाहे रेखा का व्यापक रूप दिया हो आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें भी चार तरह की रेखाएं बन सकती हैं, या रेखा का अंत्यखंड रूप दिया हो x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर एक, रेखा का अंत्यखंड रूप दिया हो, मान लीजिए कोई सा भी रूप दिया हो रेखा का, सभी को 10वीं क्लास के तरीके से हम ज्ञात करेंगे। इनका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो बिंदु निकालने पड़ते हैं बस, बड़ा आसान है। ये देखिए कि सबसे पहले ग्राफ ज्ञात करने के लिए नंबर एक क्या विधि का इस्तेमाल करेंगे, x बराबर 0 पर y का मान ज्ञात करें, तो हमारे पास बिंदु आ जाएगा 0y1, ठीक। उसके बाद नंबर 2, y बराबर 0 पर x का मान ज्ञात करें, तब हमारे पास बिंदु आ जाएगा x1 0।
बस 2 बिंदु निकालने हैं। 10वीं की तरह ऐसे नहीं कि 4-4 5-5 बिंदु निकाल करके रेखा खींच रहे हैं, नहीं भाई, केवल 2 बिंदु निकालने आ रहा हमें। तो x बराबर 0 रखकर हम y का मान निकाल लेंगे तो 1 बिंदु आ जाएगा हमारा, और y बराबर 0 रख करके हम x का मान निकाल लेंगे तो 2 बिंदु आ जाएगा हमारा। तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होगी वही हमारी रेखा होगी। तो a b c d e कितने रूप हो गए रेखाओं के? 5 रूप हमने कर लिए। अब इसका हम बना के देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए जरा, ये हटा दें, ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि हमें एक रेखा दी रखी है 2x + 3y = 6। कोई सा भी रूप दिया हो, सबका तरीका एक ही है, या -3y = 6 कर लो इसको, ठीक है, कैसे भी कर लो। सबसे पहले रखिए आप x बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा? हल करो इसको, x बराबर 0 लगाओगे जहाँ तो -3y = 6, y बराबर -2। तो पहला कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका? 0, -2। अब आप क्या रखोगे इसमें? y बराबर 0, y बराबर 0 रखते ही x बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो बच्चों दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका? 3, 0। अब इन दोनों कोऑर्डिनेटों को ग्राफ पर शो कर लीजिए। ग्राफ पर दर्शाई, x अक्ष बनाइए, -x अक्ष बनाइए, y बनाइए और -y बनाइए। 0 -2 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, यही -x अक्ष होता है, गलत बता दिया। 0 -2 कहाँ होगा? y अक्ष पर होगा, 0 -2। और 3 0 कहाँ होगा? x अक्ष पर, ये हो गया हमारा 3 0। ये ध्यान रखना, 2 इतना है तो 3 इतना लेना आप, जैसे कि मैंने पहले समझाया था। तो इन दोनों बिंदुओं को होकर जाने वाली रेखा ये बिल्कुल लंबाई के अनुसार खींच दीजिए काटती हुई, तो ये रेखा क्या होगी हमारी? 2x - 3y = 6। बन गया आसान? तो नोट करिए फटाफट, ये हटा दें। अब देखिए, मान लीजिए कि फिजिक्स के अंदर हमें कहाँ जरूरत पड़ रही, मान लो कि भौतिक विज्ञान के अंदर हमें इसका ग्राफ खींचना है, b बराबर u + at का, ये ग्राफ खींचना चाहते हैं। यहाँ लिखेंगे u/a नियत है, यानी कि इनके फिक्स मान है। तो vt वक्र खींचें, vt वक्र बनाएं, v और t में ग्राफ बनाना आपको। तो बिल्कुल वैसे ही रहा, y बराबर mx + c बन गया जी, या y बराबर -mx + c बना लो। तो तरीका वही है, 2 पॉइंट निकाली। सवाल को लिखने से पहले हमने बताया था जिसके बीच में ग्राफ खींचना है वो vt है, तो v को y मानेंगे और t को x अक्ष मानेंगे, ठीक है जी। v को y अक्ष और t को x अक्ष आप मान के चलेंगे। तो हमारी जो समीकरण बनेगी वो कितनी बनेगी? पहले तो हम समीकरण लिख लें। ये समीकरण बनेगी y बराबर ax + u, क्या बना लिया हमने? ax + u। अब हम मान निकालते हैं जरा इनके। चलिए, y बराबर 0 रखिए, तो x का मान कितना आ जाएगा? बोलो, 0 रखेंगे तो -u/a, x बराबर आ जाएगा -u/a। अब x बराबर 0 रखिए तो y बराबर कितना आ जाएगा? u। तो बिंदु कितने बन गए? पहला बिंदु तो बना -u/a, 0, और दूसरा बिंदु कितना बना? 0, u। अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका। ग्राफ बनाने के लिए फिर वही कार्य करेंगे। ये देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हम दोनों अक्ष बना लेंगे अपने। दोनों अक्ष बनाने के बाद में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है? अक्ष लिखने हैं यहाँ पर। ये वाला तो v अक्ष हो गया, यानी y अक्ष, और ये हो गया हमारा समय अक्ष। ये कितना अक्ष हो गया? हमारा समय अक्ष। अब इस पर हमें देना है कि कौन सा बिंदु आया? -u/a, यहाँ पर होगा, माइनस है इस वजह से। ये बिंदु आ गया हमारा -u/a, 0, तो -u/a, 0, और 0u, ये बिंदु हमारा कितना आ गया? 0, u। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये प्रदर्शित करेगी किसको? v बराबर u + at को। परंतु
सत्यता का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सत्य है या नहीं है। नहीं है क्योंकि समय 0 नहीं होता तो वो सॉरी समय ऋणात्मक नहीं होता तो ऋणात्मक भाग को क्या करेंगे अपन यहाँ से साफ कर देंगे। ये हमने ऋणात्मक पार्ट क्या कर दिया, हटा दिया। पहले तो बनाया फिर हटा दिया। तो ग्राफ कहाँ से चालू होगा, 0 से चालू होगा और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की होगी, u की वैल्यू होगी। यानी कि ये फॉर्मूला हमारा होता है गति का पहला समीकरण, जिसको हम तीसरे अध्याय के अंदर गति वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो उसका ग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं। तो बच्चों इसीलिए ग्राफ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हमें ग्राफ नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता, हम कुछ नहीं जानते। तो उस कंडीशन के अंदर हम फिजिक्स में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको रेखाओं के चारों ग्राफ बता दिए किस तरह से बनाते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि परवलय ग्राफ कैसे बनते हैं। बिंदु ग्राफ हो गया, रेखा ग्राफ हो गया। अब नंबर 3 पर आते हैं हम, परवलय। परवलय की फिक्स आकृति होती है, जैसे कुल्हड़ देखा है, डब्बू, कुल्हड़ में क्या होता है, इधर का मुंह खुला हुआ, इस तरह से बनता है। तो इस तरह की आकृति को हम क्या कहते हैं, परवलय आकृति बोलते हैं। अब परवलय ग्राफ 4 तरीके के बनते हैं। y² बराबर 4ax, पहला हम लिख रहे हैं y² बराबर 4ax। ये परवलय कैसा बनता है, x अक्ष की सममितता में बनेगा, यानी कि इस तरह से। ये आपको ध्यान रखना, बनाना आना चाहे बना लीजिए आप, इसको आसान है, वैल्यू रख रख के बना सकते हैं। पर हमें तो ध्यान रखना है कि हमारा जो कुल्हड़ है वो कहाँ खुलेगा, इधर की तरफ खुलेगा, धनात्मक x अक्ष की तरफ। कहाँ बनेगा, पॉजिटिव x अक्ष पर, पॉजिटिव अक्ष पर इधर की तरफ खुलेगा। दूसरा हमें बनाना है, मान लीजिए y² बराबर -4ax। ये वाला हमारा परवलय होता है, वो कहाँ पर खुलता है, ऋणात्मक x अक्ष की तरफ। ये हमारा परवलय होगा -x अक्ष की तरफ, तो इसको बोलेंगे y² बराबर -4ax। ये कहाँ खुलेगा हमारा, -x की ओर, x दूसरा -x, ये y और ये -y। अब तीसरा हम लें c, ये आएगा x² बराबर 4ay। ये होता है धनात्मक y अक्ष की तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ। कहाँ खुलेगा, धनात्मक y अक्ष की तरफ, यानी कि इस तरह से बनेगा x² बराबर 4ay। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। इसी तरह से हम d बनाना चाहें, d होता है हमारा x² बराबर -4ay। ये जो परवलय बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, z अक्ष की तरफ, वो सॉरी -y अक्ष की तरफ। कहाँ खुलेगा ये, -y अक्ष की तरफ। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए चारों ग्राफों को, फिर मैं इसके बनाना सिखाता हूँ आपको किस तरह से बनेंगे। फटाफट से करिए आप, जल्दी जल्दी। कर लिया सभी ने, हटा दें। अब देखिए हमें फिजिक्स में इस तरह के ग्राफ बनाने कैसे पड़ेंगे वो दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि हमें विस्थापन समय मान दे रखा है s बराबर 3t²। तो पूछ लिया जाए st वक्र खींचे, st वक्र खींचो। तो हम कैसे बनाएंगे, हमने आपको पहले ही समझा रखा है, s को y मानेंगे और t को x अक्ष मानेंगे। तो हमारा ग्राफ बनेगा y बराबर 3x², या हम यहाँ पर लिख सकते हैं x² बराबर y/3। तो ये ग्राफ किससे मैच कर रहा है, x² बराबर 4ay से। अब हमें पता है x² बराबर 4ay कैसा बनता है, y अक्ष की सममिति में ऊपर की तरफ। तो हमने ये बना लिया, ये बन गया हमारा U आकृति। ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब यहाँ लिखेंगे कि y अक्ष पर हमने क्या लिया है, विस्थापन s, और x अक्ष पर क्या लिया हमने, समय t। अब हम इसकी सत्यता को चेक करेंगे। तो सत्यता क्या कहती है कि ये ऋणात्मक नहीं होगा, इसीलिए इस भाग को हम क्या करेंगे, काट देंगे।
तो काटेंगे तो क्या बनेगा ये नोट कर लेना आप। काटने के बाद में ये मैं ऋणात्मक भाग को हटा दूंगा तो ग्राफ मेरा कैसा आ गया, इस तरह से। ये हो गया हमारा दूरी समय वक्र। ऐसे बनाना है आसान, कहीं दिक्कत की बात ही नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों को। तो ये सीधे सीधे हमारा ग्राफ इस तरह से बन जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि हमारे पास माइनस लगा होता है इसमें, तो यदि ये इस तरह से दिया होता कि s बराबर -3t², यानी कि ऋणात्मक होता तो उल्टा आ जाता। तो इसी तरह से आप लोग आसानी से सारे ग्राफ्स बना सकते हैं। तो बहुत आसान है बेटा, बस हमें ग्राफ का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कैसे बनेगा। चलिए अब हम आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 देखें, अति परवलयिक ग्राफ। अति परवलय में होता है y प्रोपोर्शनल टू समानुपाती, y समानुपाती यदि 1 या k/x की घात n दिया हो। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे y बराबर 1/x आ सकता है, y बराबर 1/x² आ सकता है, y बराबर 3/x² आ सकता है, y बराबर 5/x की घात 3 आ सकती हैं। सबकी आकृति एक जैसी बनेगी और कैसा बनेगा ग्राफ, घटता हुआ ग्राफ बनेगा, जिसको हम चरघातांकीय भी बोल सकते हैं, चरघातांकीय घटाव, यानी कि इस तरह से। तो ये हमें ध्यान रखना है अच्छी तरह से। अब यदि ये माइनस में हो तो ये चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा, वो हम अपने आप जब पढ़ाएंगे ना, जब आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी तो घटता हुआ ग्राफ देखिए, जब प्लस हो जाओ, माइनस हो जाओ, हम उल्टा बनाएंगे चौथे चतुर्थांश के अंदर। उसका वर्णन हम यहाँ भी नहीं कर रहे, जरूरत नहीं है हमें। अब मान लीजिए कि फिजिक्स में कहाँ जरूरत है, फिजिक्स में तो अभी जरूरत पड़ जाएगी आपको तुरंत ही, जैसे ही आप पढ़ोगे वैसे ही। ये बल का सूत्र होता है, देखिए Gm1m2/r²। अब Gm1m2 नियत है यहाँ पर, तो F R वक्र बनाए, F और R में वक्र खींचना है आपको। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, F समानुपाती 1/r²। Gm1m2 नियत है, तो F और R में वक्र कैसा बना दोगे, आपको याद होगा तो आप बना दोगे, नहीं बैठे रहोगे खाली बैठ के क्या करोगे, इसीलिए पहले से ही पढ़ लो इसको। तो R और F में वक्र कैसा आएगा, घटता हुआ वक्र प्राप्त होगा, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें विभव का सूत्र निकालना तो ज़रूरत पड़ेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, यानी पर इस पर आधारित बहुत सारे हैं हमारे। जैसे कि मान लीजिए 12वीं क्लास में अपन जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है KQ/r²। तो E व R में वक्र, E व R में वक्र, E व R में वक्र कैसा आएगा, सेम ऐसे ही आएगा, तो सेम ऐसा लिख देंगे। अब आप फटाफट से नोट करिए, फिर 1-2 और हैं, जल्दी जल्दी कराता हूं मैं। कर लिया सभी ने, ओके, हटा दें, ठीक, हटा रहे। अब ये देखिए कि मान लीजिए कि हमारे पास में वृत्त का ग्राफ कैसा होगा, नंबर अगला 5, वृत्त। तो वृत्त का ग्राफ आप लोगों ने सभी को पता है, x² + y² बराबर a²। ये वृत्त की समीकरण है और वृत्त का ग्राफ ऐसा बनता है, जिसकी हमें जरूरत नहीं। ठीक है जी। इसके बाद में आते हैं हमारे दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का ग्राफ, दीर्घवृत्त का ग्राफ कैसा होगा, x² बटे a² + y² बटे b² बराबर 1। ये दीर्घवृत्त का ग्राफ बनेगा इस तरह से। तो ये देखो कि ये दीर्घवृत्त है या त्रिकोणमिति है, इसके ग्राफ हमें जब हम सरल आवर्त गति पढ़ेंगे उसमें हमें जरूरत पड़ेगी, या 12वीं क्लास में जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और दीर्घवृत्त का डिटेल में ग्राफ मैं आपको उसी अध्याय में बताऊंगा। अभी आपको वहाँ इसकी जरूरत नहीं है, तब तक आप लोग अब अच्छी तरह से अपनी गति स्टार्ट करेंगे।